नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आजकल बहुत सारी चीज़ों को न्यू नॉर्मल का नाम दे दिया गया है। आप लोगों ने ये टर्म शायद सुना हो। ये बेसिकली वो हैरान करने वाली चीज़ें हैं या वो अजीब चीज़ें हैं जिसे अब से पहले तक समाज में बहुत आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था, लेकिन ये जो नई टर्मिनोलॉजी है जिसमें न्यू नॉर्मल कहा जाता है, उसके तहत ऐसे अजीब चीज़ों को भी अब समाज स्वीकार करने लगा है। आज की कहानी को सुनकर शायद आपको ऐसा कुछ एहसास हो, आप ऐसा कुछ सोचें। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मामला उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले का। मेरठ ज़िले में एक इलाका है जिसे खरकौदा के नाम से जाना जाता है और इसी खरकौदा में एक पुलिस स्टेशन है और उसी पुलिस स्टेशन के हद में एक जंगल आता है जिसे पांची का जंगल कहते हैं। अब ये जो पांची का जंगल है, इस पांची के जंगल में 8 मई को 2 लड़कों की लाश मिलती है। दोनों लाशें बिल्कुल अगल बगल पड़ी हुई थी और दोनों लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन दोनों लड़कों का कत्ल जो है मारपीट कर और फिर गला घोंटकर किया गया है। अब जब पुलिस को खबर मिली, गांव वालों ने जब पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि डबल मर्डर का मामला था और 2 लड़कों की हत्या हुई थी। कौन है लड़के? पुलिस की टीम जब वहाँ पहुँची तो पुलिस ने देखा कि दोनों लाशें जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल सटा कर फेंकी गई हैं और वहाँ पर कोई भी सबूत मिटाने जैसी कोई चीज़ या कोशिश जो है वो नहीं की गई थी और ये क्लियर कट जो है मर्डर का मामला था। और एक चीज़ ये भी थी कि इन दोनों के पास जो उनके बिलोंगिंग्स थे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या कुछ रुपए पैसे हों, वो सारी चीज़ें भी इंटैक्ट पड़ी थी। इसे देखकर पुलिस को इस बात का भी इत्मीनान था कि इस दोहरे कत्ल की वारदात के पीछे कोई लूटपाट जैसी घटना कम से कम नहीं है। अब पुलिस ने पहचान पता करने की कोशिश शुरू की, जैसा कि हर क्राइम के मामले में पुलिस करती है, और जल्द ही पुलिस को इसमें कामयाबी मिली। एक लड़के का नाम था मनोज, जिसकी उम्र थी 18 साल और वो पास के ही बिजौली गांव का रहने वाला था, जबकि दूसरा लड़का नरहेड़ा गांव का रहने वाला था और उसका नाम था मोंटी, और मोंटी की उम्र 24 साल की थी। इन दोनों की दोस्ती और इन दोनों के वहाँ होने के पीछे जो है पुलिस अब वजहों की तलाश करने लगी। पुलिस को ये पता चला कि ये दोनों लड़के बेसिकली थोड़ा स्त्रैण स्वभाव के हैं। अब स्त्रैण स्वभाव मतलब क्या? मतलब ये कि हैं तो लड़के, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी चाल ढाल, उनकी बोलचाल का तरीका वो काफ़ी हद तक लड़कियों जैसा है। जब इसके पीछे की और बातें पुलिस ने पता की तो पता चला कि ये दोनों लड़के ज़्यादातर मौके पर लड़कियों के तौर पर रहना भी पसंद करते थे और दोनों अलग अलग जो म्यूज़िक पार्टी, ऑर्केस्ट्रा, इस तरह के फंक्शंस होते हैं वहाँ पर ये लड़का होने के बावजूद लड़कियों के लिबास पहनकर नाचने गाने जाते थे और उसी से इनकी रोज़ी रोटी चलती थी, इनकी कमाई भी होती थी। तो देखा जाए तो इनका प्रोफेशन जो है बहुत ही डिफरेंट किस्म का था और यही इनका सोर्स ऑफ इनकम भी था। अब सवाल यह है कि 2 ऐसे लड़के जो लड़कियों के लिबास में घूमते थे, लड़कियों की तरह नाचते थे, गाते थे, पैसे कमाते थे, इन 2 लड़कों का कत्ल क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो पुलिस ने उस आसपास के इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हालांकि एग्जैक्टली देखा जाए तो जंगल के पास यह हत्या हुई थी, लेकिन उस जंगल तक जाने आने के लिए जो रास्ते हैं वो गांव से होकर गुजरते हैं, तो उन गांव में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस ने उन कैमरों के फुटेज जो है वो चेक करने की शुरुआत की। अलग अलग 3 टीमें बनाई गई इस मामले की तफ्तीश के लिए और पुलिस ने उन दोनों लड़कों के मोबाइल फ़ोन को चेक करना शुरू किया। और जब पुलिस ने मोबाइल फ़ोन चेक किया तो पुलिस ने उन दोनों लड़कों के मोबाइल फ़ोन में कुछ ऑब्जेक्शनेबल वीडियो क्लिप्स देखे। बेसिकली ये जो ऑब्जेक्शनेबल वीडियो क्लिप्स थे वो 2 और लड़कों के थे, जिन लड़कों के साथ इन दोनों लड़के, ये जो मारे गए थे मोंटी और मनोज, उनके इलिसिट रिलेशन के और उनके पर्सनल मोमेंट्स के वीडियो क्लिप्स उनके मोबाइल फ़ोन में थे। और इन दोनों वीडियो क्लिप्स को देखकर ये क्लियर था कि ये वीडियो क्लिप जो है वो चोरी छिपे खुफिया तरीके से बनाए गए हैं। अब ये अपने आप में जो है एक अजीब बात थी। चलिए, जैसे न्यू नॉर्मल की बात होती है तो इस रिलेशनशिप को भी अगर नॉर्मल मान ले तो भी ये तो कम से कम एक एबनॉर्मल बात थी ही कि मोबाइल फ़ोन पर दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के
कुछ ऑब्जेक्शनेबल क्लिप्स जो है वो शूट करके रखे हुए थे। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि ये दोनों लड़के कौन हैं जिनके साथ इन दोनों मरने वाले लड़कों के रिलेशन से। पुलिस अभी इनके मोबाइल फ़ोन को और एक्सप्लोर कर रही थी, मारे गए लड़कों के मोबाइल फ़ोन को। तो इसी सिलसिले में पुलिस को एक वीडियो क्लिप मिला और इस वीडियो क्लिप जो है वो मनोज के मोबाइल फ़ोन में पुलिस को मिला, मारे गए लड़कों में से एक के मोबाइल फ़ोन में मिला। और इस वीडियो क्लिप में मनोज और मोंटी दोनों नज़र आ रहे थे और इन दोनों ने ये बताया था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी अंकुश और नवीन की होगी बेसिकली। लेकिन पुलिस अब तक अंकुश और नवीन के बारे में नहीं जानती थी कि ये लोग कौन है, क्या है। इतना ज़रूर है कि दो लड़के जो है मोंटी और मनोज के साथ उस ऑब्जेक्शनेबल वीडियो क्लिप में भी दिख रहे थे, प्लस ये जो डिक्लेरेशन वाला वीडियो क्लिप था जिसमें ये बता रहे थे कि अंकुश और मनोज की जिम्मेदारी होगी। तो पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अंकुश और मनोज वही हैं जो उस ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक वीडियो क्लिप में नज़र आ रहे हैं। तो अब पुलिस को अंकुश और मनोज की तलाश करनी थी। पुलिस ने इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की। अंकुश 30 साल का एक लड़का है और नवीन 24 साल का। पुलिस ने और जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि अंकुश जो है वो स्मॉल टाइम वर्कर है, छोटे मोटे कामकाज किया करता है, जबकि नवीन जो है पेशे से एक हेयर ड्रेसर है। अब पुलिस ने देर नहीं की और जल्दी ही इनको लोकेट किया और लोकेट करने के बाद ये भी मेरठ के पास के ही रहने वाले थे। इन दोनों लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। दोनों ने मोंटी और मनोज को जानने की बात तो कही, लेकिन कत्ल की बात से सिरे से इनकार कर दिया। लेकिन जब इनके ऑब्जेक्शनेबल वीडियो क्लिप्स के बारे में पुलिस ने इनको बताया और वो क्लिप्स दिखाए भी, और इसके अलावा उनसे थोड़ी और सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि वीडियो क्लिप में इन दोनों का नाम भी वो ले रहे थे, तो फिर उनके पास सच्चाई कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंकुश और नवीन ने ये बात मान ली कि उन्होंने ही मोंटी और मनोज का कत्ल किया है। असल में कहानी ये थी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, मोंटी और मनोज जो है वो अलग अलग जगहों पर म्यूज़िक पार्टीज़ में, ऑर्केस्ट्राज में घूम घूम कर नाचने जाया करते थे और उससे वो पैसे कमाया करते थे। इसी तरह के एक ऑर्केस्ट्रा वाली नाइट में मोंटी और मनोज की मुलाकात अंकुश और नवीन से हुई थी। अंकुश और नवीन से दोनों की दोस्ती हुई और दोनों की दोस्ती होने के बाद इन चारों लड़कों ने एक दूसरे के साथ मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिया। इसके बाद मोंटी जो है वो अंकुश के करीब आ गया और अंकुश से उसकी लगातार बातचीत होने लगी, ठीक वैसे ही जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बातचीत होती है। दूसरी तरफ नवीन की बातचीत मनोज से होने लगी और इनका रिलेशन भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही था। थे सारे बॉयज़, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हुए थे, न्यू नॉर्मल। इसके बाद जो है इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ा और सिर्फ ये रिलेशनशिप जो है दोस्ती तक नहीं रहा, बल्कि उसके आगे ये फिज़िकली भी एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अंकुश की शादी तय हो गई। अंकुश की शादी उसके घर वाले कहीं और कर रहे थे, किसी लड़की के साथ कर रहे थे और अंकुश अपनी इस होने वाली शादी से बहुत खुश भी था। वो अपने पार्टनर मोंटी से अपना रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहता था, यानी ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन मोंटी इस बात के लिए तैयार नहीं था। अब मोंटी अंकुश को प्रेशराइज़ करने लगा कि ऐसा तुम मुझे छोड़कर शादी नहीं कर सकते, तुम्हारा मेरे साथ रिलेशन है और मेरे पास तुम्हारे वीडियोज़ भी हैं, तुम ऐसा शादी कर लोगे तो मैं फिर तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अब अंकुश जो है वो परेशान हो गया। इसके बाद अंकुश और नवीन दोनों ने अपने अपने पार्टनर मोंटी और मनोज से बात करना बंद कर दिया। लेकिन ये दोनों इतने डेस्परेट थे, यानी अपने इस रिलेशनशिप को लेकर इतने सीरियस थे कि ये दोनों जो है अंकुश और नवीन के घर पहुंच गए। कैली इलाके में इनका घर है, कैली पहुंच गए और कैली जाकर जो है दोनों लड़कों से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि दो टूक कह दिया कि अगर वो कहीं और शादी करते हैं तो फिर उन्हें इसका खामियाजा चुकाना होगा। उसके साथ, उन लोगों के साथ उसके जो उनके फिज़िकल इंटीमेसी के जो फोटोग्राफ्स मौजूद हैं या वीडियोस मौजूद है, वो सारे वीडियोस वो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। इसके बाद अंकुश और नवीन ये दोनों घबरा गए। खासकर अंकुश तो ज़्यादा घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि मेरी तो ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है और यहाँ ये मुझे बदनाम करने की धमकी दे रहा है। अगर कल को इस तरह के वीडियोज़ मार्केट में आ गए तो मैं क्या करूँगा। इसके बाद
अंकुश ने अपने दोस्त नवीन के साथ मिलकर इन दोनों को, मोंटी और मनोज को, रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। और प्लानिंग करने के बाद उनको उसी खरखौदा इलाके में जो पाची का जंगल है वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया। इन दोनों लड़कों को यह आशंका थी कि शायद अंकुश और नवीन उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं, डरा धमका सकते हैं, मोबाइल फ़ोन लूट छीन सकते हैं। तो इन्होंने पहले ही वीडियो जो है वो शूट कर लिया था। ऑब्जेक्शनेबल वीडियो तो खैर और पहले शूट किया था, लेकिन बाद में डिक्लेरेशन वाला वीडियो शूट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर उन्हें कुछ होता है तो अंकुश और नवीन की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद वो वीडियो उन्होंने अपने पास सुरक्षित भी रख लिया। जब इन चारों की आपस में मुलाकात हुई तो फिर उसी मसले पर, जिस मसले पर इनकी बातचीत बंद हुई थी, उसी मसले पर बातचीत हुई और लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो गई। फिजिकली भी ये दोनों लड़के चूँकि उम्र में भी छोटे थे और कमज़ोर भी थे और वो लड़कियों की तरह रहना भी पसंद करते थे, जबकि अंकुश और नवीन जो है वो लहीम शहीम थे, तगड़े थे। उन दोनों ने पहले मोंटी और मनोज की जमकर पिटाई की और फिर गला घोंटकर दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों की लाश वहीं पाची के जंगल में फेंकी। और हैरानी की बात यह रही कि कत्ल तो कर दिया, कत्ल करके भाग भी गए, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर सबूत मिटाने की कोई कोशिश नहीं की। यानी उनका मोबाइल फ़ोन और जो भी पर्स या जो भी चीज़ें उनके पास थी वो सारी चीज़ें लाश के साथ ही रही, पड़ी रही और ये दोनों लड़के वहाँ से फरार हो गए। आमतौर पर जो भी कातिल होते हैं वो कत्ल करते हैं, कत्ल करने के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद तो होती है कि वो पुलिस को या कानून को चकमा दे देंगे। लेकिन इन दोनों ने ऐसा क्यों किया कि कोई सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की, ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। खैर, ये थी पूरी कहानी। अगर आपको इस कहानी को सुनकर आपकी कोई सोच है या आप अपनी कोई राय हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप कमेंट कीजिए और अपनी सोच, अपनी राय हमें इस तरह की कहानियों के बारे में बताएं और ख़ासकर ये जो केस स्टडी है इसके बारे में बताएं। इससे पहले जो हमने स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी, आपको उस स्टोरी से रिलेटेड कुछ कमेंट्स वगैरह जो है आज मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। आपको बताया था कि किस तरह से गाज़ियाबाद में एक डबल मर्डर हुआ और वो डबल मर्डर जो है वो खून के धब्बों से पुलिस ने उस केस को सॉल्व किया, मतलब ब्लड स्टेन से, और वो भी ऐसे ब्लड स्टेन जो नंगी आंखों से नज़र नहीं आ रहे थे, यानी वो ब्लड स्टेन जिन्हें धुल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो कातिल पकड़ा गया। क्या था वो मामला, धोए हुए खून के निशानों से पुलिस कैसे कातिल तक पहुंची, अगर आप वो सुनना जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस कहानी को सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स और कुछ लोगों के नाम आइए पढ़ता हूँ। JK चंडेगड़ा जी हैं, चंडेगड़ा गुजरात से हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मौलाना निसार अहमद साहब हैं नागपुरी, इनका कहना है कि जुर्म की हर कहानी सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी होती है। बिल्कुल, हैरानी इस मामले में तो होती ही है कि कई बार लोग कहते हैं ना कि इस तरह की क्राइम की स्टोरीज से लोगों को आइडियाज़ मिलते हैं कि वो अपराध करें, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की क्राइम की स्टोरीज़ को सुनकर क्या ये सबक नहीं मिलता कि क्राइम नेवर पेज। जब भी कोई अपराध करता है तो वो देर सवेर कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। और अक्सर ये जो कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ वो सारी कहानियाँ तकरीबन सॉल्व्ड स्टोरीज़ की होती हैं, और मेरा एज अ क्राइम रिपोर्टर एक्सपीरियंस है कि 90% या उससे भी ज़्यादा हीनियस क्राइम के मामलों को पुलिस सुलझा लेती है। अभी इससे पहले कि कमेंट्स में थोड़ा और आगे बढ़ूं, मैं बताऊं कि अभी दिल्ली पुलिस ने कोविड के समय पेरोल पर बाहर आए एक मर्डर एक्यूज्ड को पकड़ा, और उस मर्डर एक्यूज्ड को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश गई, संभल के एक गांव में रही। वहां पुलिसकर्मी जो है वो ग्रामीण बनकर रहा, वो गांव में काफ़ी दिनों से रह रहा था अपने एक रिश्तेदार के घर, गांव के आसपास के तमाम लोगों से दोस्ती कर ली, वहाँ एक मोटरसाइकिल खरीद ली, नए काम धंधे की शुरुआत कर ली। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे एक पेरोल जंप करके भागने वाले मर्डर के एक्यूज्ड को पकड़ना था। उसमें उसको कामयाबी भी मिली। हुआ ये कि जिस परिवार का ये लड़का था और पेरोल जंप करके भागा था, उस परिवार के साथ भी इसकी दोस्ती हो गई पुलिस वाले की। लेकिन इस पुलिस वाले ने देखा कि वो लड़का जो है उस गांव में उस परिवार वालों के साथ नहीं है, रहता नहीं है। लेकिन उस पुलिसकर्मी ने ये नोटिस किया कि उस घर की 2 महिलाएं, यानी जो एक्यूज्ड है वो, उसकी बीवी और उसकी माँ, ये दोनों हर रोज़ सुबह के वक्त जो है घर से निकलती हैं और उनके पास एक बैग होता है, और उस बैग को देखकर लगता है कि शायद इसमें खाने पीने की चीज़ें या टिफ़िन बॉक्स हो सकता है। और फिर वो दोनों महिलाएं, मतलब सास बहू, वो शाम होते होते
वापस आ जाती हैं और उन्हीं बैग्स के साथ जो है वो घर लौटती हैं। अब ये जो पुलिस वाला था जो इस पूरे परिवार के बारे में पता कर रहा था, उस और पूरे परिवार और उस परिवार के बेटे की उनकी तलाश थी इस पुलिस को, तो पुलिस वाले को, तो ये जो है उस परिवार के इस मूवमेंट को बहुत गहराई से ट्रैक करने लगा। और एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना ये जो दोनों महिलाएं हर रोज़ निकलती हैं, कहीं जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं और मोस्ट प्रोबेबली लंच बॉक्स लेकर जाती हैं, तो क्यों नहीं इनको फॉलो किया जाए, देखा जाए। फिर उस पुलिस वाले ने बड़े चुपके से, बड़े खामोशी से इन दोनों महिलाओं को फॉलो करना शुरू किया। फॉलो करते करते उसने देखा कि ये दोनों महिलाएं संभल के, उत्तर प्रदेश के उस गांव से निकलकर गांव के बाहर दूर एक जंगल में गई। और सिर्फ जंगल में नहीं गई, बल्कि जंगल में जाकर उन्होंने देखा कि रिमोट एरिया में अंदर जाकर एक टीन शेड जो है वो बना हुआ है, यानी झुग्गी झोपड़ी सरीखी एक जगह है, और ये दोनों महिलाएं वहाँ गई हैं। ये जो पुलिसकर्मी है वो छुपकर देखता रहा कि महिलाएं वहाँ गई, फिर वहाँ से कब लौटी। कई घंटे रहने के बाद दोनों महिलाएं वहाँ से निकलकर वापस आई मेन रोड तक, और उसके बाद फिर कोई गाड़ी वगैरह लेकर ये दोनों अपने गांव चली आई। और जो पुलिस वाला था वो जासूस बनकर जो है उन दोनों महिलाओं के इस मूवमेंट को लगातार ट्रैक कर रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये सास बहू जो है हमारे ही उस एक्यूज्ड को फीड करने के लिए, जो ऑब्वियसली उनका बेटा और पति है, उसको खाना खिलाने के लिए जाती हैं। और जब पुलिस को ये कंफर्म हो गया उस पुलिस वाले को, तो उसने अपनी पूरी टीम को दिल्ली में जो है उसको ये जानकारी दी। उसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम संभल पहुंची, उन्होंने जाल बिछाया और जाल बिछाकर इस लड़के को, जो पिछले 3 सालों से पेरोल जंप करके फरार था, उस लड़के को पुलिस टीम ने, दिल्ली पुलिस की टीम ने उस टीन शेड से जो जंगल के अंदर बना हुआ था वहाँ से उसको दबोचने में कामयाबी हासिल की। बेसिकली ये जो आदमी था, इसने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कोविड से कुछ समय पहले रुपए पैसे के लेन देन को लेकर एक दूसरे लड़के को चाकू मार दिया था, और चाकू मारने की वजह से उस लड़के की हत्या हो गई थी। तो ये मर्डर का एक्यूज्ड था और इसी आरोप में उसे गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजा गया था। तिहाड़ जेल में वो बंद था, लेकिन फिर कोविड का दौर शुरू हुआ और जेलों में आपको पता है हमारे यहाँ ओवर क्राउडेड कंडीशन है, ठसाठस कैदी भरे हुए हैं। तो अदालत के आदेश पर बहुत सारे जो कैदी हैं उनको पेरोल पर रिहाई दी गई और उनको ये ताकीद की गई कि आपको पेरोल दी जा रही है, लेकिन जब आपकी पेरोल की अवधि पूरी हो जाए आप वापस जेल चले आइएगा। तो बहुत सारे कैदी आ गए। कुछ एक कैदी ऐसे रहे जिनको लगा कि हम कानून को चकमा दे देंगे, भाग जाएंगे, नहीं आएंगे, और उनमें एक ये भी लड़का था। और आप सोचिए कि 3 साल से वो पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन पुलिस अपना काम हीनियस मामलों में, सीरियस मामलों में कितनी संजीदगी से करती है कि दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है 3 सालों से इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार इसके बारे में पुलिस को पता चला कि ये संभल में अपने गाँव में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन पुलिस जब वहाँ पहुँची तो पता चला गाँव में, अपने घर में तो नहीं है, लेकिन गांव में ही एक पुलिस वाला कैंप करने लगा और आखिरकार उसने इस केस को क्रैक किया। तो कमेंट्स पढ़ने के दौरान आपको ये कहानी बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि पुलिस जो है वो इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई भी प्रोबेबल क्रिमिनल है, और ख़ासकर अगर क्राइम तक के प्लेटफॉर्म पर भी अगर किसी के माइंड में ये आता हो कि हम क्राइम करेंगे और बच जाएंगे, तो वैसे लोगों को मेरा मैसेज है कि ये ख्याल बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अपराध करेंगे तो उसकी भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी गुजार ली, कुछ से माफ़ी मांग ली और कुछ को माफ़ कर दिया। एग्जैक्ट लाइन तो मुझे नहीं पता, लेकिन लब्बो लुआब यही है कि अगर आपको एक सुख चैन से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो बहुत सारी गलतियों को, बहुत सारी शिकायतों को इग्नोर करना सीखिए, और बहुत सारे लोगों से माफ़ी भी मांग लीजिए, क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग हैं, आपसे भी गलती होती है। अगर आप जिद में रहेंगे कि मेरे से तो कभी गलती नहीं होती, या मैं कभी गलत नहीं करता, मैं कभी झुक नहीं सकता, अगर आप इस एटीट्यूड के साथ रहेंगे तो आपके लिए परेशानी बढ़ेगी। तो ये जो कहानियाँ हैं ये लेसन्स ऑफ लाइफ हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि इनको देखकर क्राइम करने का तरीका मिलता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं उनको ये मैसेज भी देना चाहता था। और ऐसा नहीं, मतलब जो लोग इस तरह कहते हैं मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। जो नेगेटिव माइंड के लोग हैं वो उसको नेगेटिवली परसीव करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्राइम तक परिवार के लोग सुरक्षित रहें, सुखी रहें। तो उनके लिए ये मैसेज है स्पेशली, और आप सारे लोगों के लिए है, क्योंकि जब हम परिवार कहते हैं तो एक अपनेपन की भावना भी होती है। संदीप रोज़ का भी कमेंट है, अंसारी हुज़ैफ़ा का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। ओवरऑल डेवलपमेंट विथ समथिंग है आगे, आईडी
तो और पढ़ा नहीं जा रहा है क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं लेटर्स। नाम इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि बड़े भैया, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ और प्रसन्न रहने की कामना करता हूँ। आप जाने अनजाने कितने अपराध होने को रोकते हैं, कारण लोग आपकी कहानियों का सार लोगों को जागरूक करती है। ईश्वर की कृपा बनी रहे। बिल्कुल, अभी मैं यही बात कह रहा था कि इन कहानियों से सबक लेने की ज़रूरत है। सुप्रतिम सर नमस्कार, आशा है आप और आपकी टीम के लोग अच्छे होंगे। ये शिवम श्रीवास्तव का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। अजय सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा सेकंड कमेंट है, आप इंग्लिश के ही नहीं हिंदी के शब्द भी बहुत यूनिक बोलते हैं, जिससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो हिंदी मीडियम में ही हुई और मेरा जन्म बिहार में हुआ, बाद में वो झारखंड बन गया। और मैं चूँकि परिवार जो है, मैं एक बंगाली घर से हूँ, तो मेरे घर में बांग्ला बोली जाती है। तो जब हमने हिंदी सीखी तो बहुत कॉपी बुक मैनर में वो हिंदी सीखी। मतलब कई बार होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी को लेकर कई बार थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच रखते हैं, लेकिन मैं एक नॉन हिंदी था, तो नॉन हिंदी होने की वजह से मुझे जज भी किया जाता था। कहते हैं ना कि बंगालियों की हिंदी ठीक नहीं होती, जज किया जाता था। तो उस जजमेंट से बचने के लिए हिंदी को थोड़ा अच्छा से सीखने का मैंने प्रयास किया। और ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया है, अभी भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन हाँ ठीक है। और इतने सालों से हिंदी की पत्रकारिता कर रहा हूँ तो थोड़ी बेहतर तो हो गई है। सब आप ही लोगों की दुआओं का असर है। नेहा शर्मा ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। निर्मला अधिकारी का भी कमेंट है, ये फ्रांस पेरिस से हमें देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अख्तर अली साहब ने भी कमेंट किया है, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सबके नाम और कमेंट्स आप जानते हैं, एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसी तरह से कमेंट करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और आज की कहानी को सुनकर आप जो भी सोचते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।